मैं एक दफ़ा ऑन कर लेता हूँ। CMD कोड डॉट। मैंने कहा था कि साथ साथ अगर आप लोग इंस्टॉल कर लें तो वेल एंड गुड है। रिकॉर्डिंग भी मैंने कल जल्दी अपलोड करवा दी थी इस लेक्चर की। मुझे पता नहीं अब आई है कि नहीं आई। मैंने मैसेज तो कन्वे कर दिया था। और ये मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जस्ट एक सेकंड में ऑन हो जाता है। ये देखिए, ये मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो कि कल बनाया था, ये ऑन हो गया था। रिएक्ट इंस्टॉलेशन की हम कल बात कर रहे थे। और इंस्टॉलेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टेप 1 है, आपको डाउनलोड करना पड़ता है नोड जेएस को। नोड जेएस जावास्क्रिप्ट की तमाम लाइब्रेरीज को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। नोड जेएस जो है वो डाउनलोड इंस्टॉल होता है। जो है, सॉरी, नोड जेएस जो इंस्टॉल होता है जावास्क्रिप्ट की तमाम लाइब्रेरीज को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, दिस वन मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउनलोड नोड जेएस आपको करना था। और पहली वेबसाइट जो भी आ रही है उसके अंदर से आपको प्री बिल्ट इसका वर्जन इसको इंस्टॉल कर लेना है आपको। ठीक है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? मैंने कल बताया था आपको, ये प्री बिल्ट वर्जन आप इसको इंस्टॉल कर लें। ये नोड जेएस का वर्जन 22 है। ठीक है, मेरे पास इस वक्त जो इंस्टॉल हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नोड-वी, मेरे पास नोड 20 इंस्टॉल है। 0.2 वर्जन कम है। वो इंशाल्लाह ताला मैं इसको अपडेट कर लूंगा, एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसके फौरी बाद। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको जिस भी फोल्डर में रिएक्ट इंस्टॉल करनी है उसके अंदर आपको जाके CMD को ओपन करना है और एक कमांड रन करनी है। ठीक है, कमांड क्या थी? आपको कमांड रन करनी है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। और आगे ऐप का नाम कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर मिसाल के तौर पे मैं जैद खान रख देता हूँ ऐप का नाम, या मिसाल के तौर पे मैं वेब एजुकेटर्स के नाम से ऐप रख देता हूँ, तो इट विल बी, यानी कि मुझे एक और जगह ऐप चाहिए है ये वाली। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से आपको वो लगा के ही दिखा देता हूँ। मुझे एक और जगह ना इसको इंस्टॉल करना था। मैं यहाँ पर आता हूँ। और मुझे यहाँ पर रिएक्ट को इंस्टॉल करना है क्योंकि नोड मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ऐप के ऊपर मैं कोड रिकॉर्ड्स के नाम से एक प्रोजेक्ट मुझे बनाना था, वो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तकरीबन ये ऑलमोस्ट मेरा कोई सॉरी, और बेसिकली इस नाम से पहले ऑलरेडी फोल्डर मौजूद है, जिस वजह से मैं इसको डबल सी कह देता हूँ ताकि बाद में तंगी ना हो। मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप कोड रिकॉर्ड्स, एंटर किया। ये मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये मैं दोबारा आपको इस वजह से इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चे इस क्लास में से मिसिंग भी थे। दूसरा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थर्ड, बाय चांस मुझे एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी इंस्टॉल चाहिए भी था, नया प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ तो मुझे वो इंस्टॉल भी करना था। ये रीजन है कि मैं आपको दोबारा इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। दैट्स इट। जैसे ही हमारा ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल होता है तो हमारे पास फाइल्स का स्ट्रक्चर कुछ शो होने लग जाता है इस तरह का। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का, ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास दोस्तों फाइल का स्ट्रक्चर शो होने लग जाता है। ये हमारी फाइलें तकरीबन ऑलमोस्ट फोल्डर्स, हमें 7 फोल्डर्स मिल जाते हैं। इस फोल्डर्स को मैं ऑन कर लेता हूँ यहाँ पर। ये आपके सामने इस वक्त मौजूद है। सबसे पहला फोल्डर नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है, दूसरा फोल्डर पब्लिक का फोल्डर है, तीसरा फोल्डर सोर्स का फोल्डर है, चौथा गुड इग्नोर की फाइल है, पांचवा पैकेज लॉग डॉट जेसन की फाइल है, छठवां पैकेज डॉट जेसन की फाइल है, और सातवां रीडमी डॉट एम डी की फाइल है। रीडमी डॉट एम डी की फाइल कोई फंक्शनल फाइल नहीं है, ये गिटहब की फाइल होती है। ये जस्ट गाइडलाइंस हैं, इसको अगर आप ना भी इस्तेमाल करें तो कोई मसला नहीं है। बड़े प्रोफेशनल लेवल पर जाके लोग इसके अंदर कुछ लिखना शुरू करते हैं। जो है चीज़ें इंशाल्लाह ताला साथ साथ करेंगे। सर गाइडलाइन फाइल्स होती है। जी जी, ये पैकेज जेसन और पैकेज लॉग जेसन में क्या फर्क है? मैं अभी इसी तरफ आ रहा हूँ। तो रीडमी की फाइल की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है, सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स हमारे प्रोजेक्ट का बैकबोन है।
लेकिन आप लोगों को इस चीज से हैरानी होनी चाहिए कि नोड मॉड्यूल्स, अगर मिसाल के तौर पे आपका कोई क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देता है, तो वो प्रोजेक्ट बेसिकली आपका, उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स का दोस्तों फोल्डर नहीं होगा। रीजन क्या रहेगी? बिकॉज नोड मॉड्यूल हर सिस्टम आपके विंडो के हिसाब से होता है। मेरे पास इस वक्त नोड 20 वर्जन है, तो मेरे पास ये नोड 20 का होगा। आप लोग क्योंकि नोड नहीं इंस्टॉल करोगे, तो आप लोगों के पास नोड 22 वर्जन होगा। तो ये वाला फोल्डर आप लोगों के नोड के हिसाब से अलग है, मेरे नोड के हिसाब से अलग है। उसके बाद पब्लिक फोल्डर है। पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारी वो मेन फाइल है जिसकी बेस के ऊपर हमारा पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल। एच टी एम एल फाइल हम पूरे प्रोजेक्ट में जस्ट एक ही बनाते हैं, सो वी कीप इन माइंड। उसके बाद ये बाकी सारी फाइलें वेस्ट फाइलें हैं, इनकी जरूरत नहीं है हमें। उसके बाद सोर्स फाइलें हैं, हमारे प्रोजेक्ट के सारी की सारी फाइलें इसी के अंदर मौजूद होती हैं। ये मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में देता हूँ, पहले हम आगे आ जाते हैं। गिट इग्नोर की फाइल है। गिट इग्नोर की फाइल वो वाली फाइलें हैं जिसके अंदर हम वो वाली फाइल है जिसके अंदर हम वो वाले उन फोल्डर्स का नाम लिखते हैं कि जो हमने गिटहब पर अपलोड नहीं करने। जैसे कि नोड मॉड्यूल का नाम मैंने लिखा है, ये हम गिटहब पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन की फाइल वो फाइल होती है जिसके अंदर आप अपने रिएक्ट के अंदर जितने भी एक्सटर्नल पैकेजेस होते हैं, आप उनको जब इंस्टॉल करते हैं तो उनका नाम इसके अंदर आ जाता है। और हर पैकेज की 100% डिटेल्स कि वो कहाँ से आया, कौन सा वर्जन है, कौन सी वेबसाइट ने लॉन्च किया, सब कुछ वो डिटेल पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन में होती है। समझ आया जाए? पैकेज डॉट जेसन में जस्ट उसका नाम होगा, और पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन के अंदर उसके नाम के साथ साथ बहुत सारी उसकी बाकी की डिटेल्स भी होंगे। ठीक है, जी। क्लियर है? बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? ये हमारी रिएक्ट के प्रोजेक्ट की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। जस्ट नोड मॉड्यूल्स बैकएंड बैकबोन का फोल्डर है। पब्लिक के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमारी मेन फाइल है, इसके अलावा हमारा इसके साथ कोई लिंक नहीं है। सोर्स फाइल के अंदर हमारे प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स, हमारे प्रोजेक्ट की मेन फाइलें, सब कुछ इस सोर्स के अंदर आएगा। गिट इग्नोर की फाइल गिटहब की फाइल है। पैकेज डॉट जेसन की फाइल वो है जिसके अंदर सारे पैकेजेस होंगे। और पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन की फाइल वो है जिसके अंदर हर पैकेज की डिटेल होगी। जस्ट दिस वन, नथिंग एल्स। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आपको मैं कुछ स्टेप्स एंड कुछ प्रोसेस समझाता हूँ। क्लियर है ठीक दोस्तों? है सर। कोई क्वेश्चन? आगे चलें? जी। ठीक है। अब क्योंकि हमारा मर्ज स्टैक वाला सेक्शन जोरों शोरों से जारी है, और कल मैंने हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस भी की थी, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हमने एक नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है, मैं आपको इसको भी रन करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ सी डी कोड रिकॉर्ड्स। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm start। npm start लिखूंगा तो ये देखिएगा, ये मेरा प्रोजेक्ट रन होना शुरू हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि भाई ऑलरेडी आपका कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है। मैंने कहा हाँ जी चल रहा है, क्योंकि अभी अभी हमने ये जो प्रोजेक्ट आपको खोल के दिखाया है ये भी रन किया है। वो किसी और पोर्ट पे इसको रन कर देगा। अच्छा जी, लोकल होस्ट कॉलन 30001। और ये देखिए, ये हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट चल पड़ा है। दैट्स इट, ये हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट होता है। अब आ जाते हैं हम इसके प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। इसके प्रोसेस को समझना इंतहाई इजी है। आप इसके पाथ को समझिएगा, ठीक है। सबको मेरी आवाज आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप मेरी इस स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं दोस्तों, तो आई एम 100% श्योर कि आप लोग रिएक्ट को आज ही समझ गए हैं। अगर आप इस अगले 15 मिनट इस चीज को फोकस के साथ देख लें। तो आवाज आ रही है? सबको क्लियर है? तो समझाऊं इसका प्रोसेस क्या है? सबको क्लियर आवाज आ रही है ना? जी जी आ जी रही आ है। रही आ रही है। ओके, अब ना इसके प्रोसेस को समझना है। हमारी रिएक्ट जो है ना स्टेप वाइज चलती है। स्टेप वन क्या होता है इसका? स्टेप वन होता है दोस्तों इसकी मेन फाइल। मेन फाइल कौन सी है? मेन फाइल है हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल। ये वो फाइल है जो कि हमारी वन पेज वेबसाइट को हैंडल करती है। हमारी वेबसाइट का जस्ट एक ही पेज होगा, हमारी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का एक ही पेज होगा, और वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होगी, जो मैं रिएक्ट ने पहले ही बना के दे दी है। स्टेप वन, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के ऊपर प्रोसेस जाता है दोस्तों
एंड स्टेप 2 होता है कि हमारा ये प्रोसेस इंडेक्स डॉट जेएस के ऊपर मूव करता है। ठीक है, अब इंडेक्स डॉट जेएस के ऊपर जो हमारा प्रोसेस है, ये क्या है, ये हमारी मेन फंक्शनल फाइल है। ठीक है, ये चीजें आपको यूट्यूब पे गूगल पे कहीं से नहीं मिलेंगी, ये मेरे अपने अल्फाजों के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इसको समझ आए तो आपको रिएक्ट समझ आ जाएगी। स्टेप स्टेप 3 क्या है, हमारा स्टेप 1 मेन फाइल, स्टेप 2 मेन फंक्शनल फाइल, स्टेप 3 हमारा मेन कंपोनेंट। आमतौर पर ये मेन कंपोनेंट एफ डॉट जीएस के तौर नाम से भी बनाया जाता है। आमतौर पर ये मेन कंपोनेंट मेन डॉट जीएस के नाम से भी बनाया जाता है। आपकी अपनी मर्जी है, जिस नाम से मर्जी बना लें। ठीक है, और मैं इसको ये कलर भी साइड पे जरा सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको गाइडलाइंस का पता लग जाए। ठीक है, ये हमारे 3 स्टेप्स हैं। मतलब कि अगर आप मान लीजिए कि आपके सामने इस वक्त रिएक्ट की एप्लीकेशन खुली है, ये वाली, सॉरी, सर मान लीजिए आप, जी जी, सर इसको थोड़ा जूम कर दें, ये पेंट वाला जो ओपन किया हुआ है आपने, पेंट नजर वाले नहीं को आ रहा। थोड़ा जूम कर दूं। अच्छा जी, अब ठीक है, इतना जूम थैंक ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपके सामने रिएक्ट की एक एप्लीकेशन खुली है, ये वाली। हुआ क्या होगा, स्टेप 1 क्या इसका हुआ होगा, स्टेप 1 इसको गौर से समझिएगा। ये मैं यहाँ पर पिक्चर बना रहा हूँ इसलिए जूम आउट किया। स्टेप 1 इसका क्या हुआ होगा, स्टेप 1 ये हुआ होगा कि हमारा प्रोसेस सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के पास गया। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा ये हुआ होगा कि हमारा प्रोसेस पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के पास गया। अच्छा जी, अब मान लो बेस्ट, मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ जरा। हमारा प्रोसेस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के पास चला गया, पहला स्टेप। ठीक है, उसके बाद अगला मैं यहाँ पर स्टेप 1 लिख देता हूँ। प्रोसेस ने देखा कि भाई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो है वो कनेक्टेड है हमारे मेन कंपोनेंट से। तो प्रोसेस यहाँ से अपनी फाइल को लेकर मेन कंपोनेंट की तरफ अपने प्रोसेस प्रोसेस यहाँ से प्रोसेस को लेकर, एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर हमारे मेन कंपोनेंट की तरफ चले जाता है। वो कंपोनेंट है हमारा, मेन फाइल है हमारी, दिस वन, ये वाली फाइल। ठीक है, उस फाइल का नाम मैं दे देता हूँ index.js। ठीक है, ये मेरा था स्टेप 2। जब ये स्टेप 2 मेरा यहाँ से फॉलो हो गया, तो मेरे प्रोसेस ने क्या किया, अब उसको पता लग गया कि भाई इसके अंदर तो मेन कंपोनेंट कॉल हुआ है, और वो मेन कंपोनेंट जो है उसका नाम app.js है। आप भी हमेशा यही नाम रखिएगा, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भी हमेशा यही नाम रखिएगा, कम से कम आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि आपको बनाना किस तरह है, लेकर किस तरह चलना है। उसके बाद आखिरी स्टेप होगा हमारा, वो होगा दोस्तों दिस वन। उसके बाद आखिरी स्टेप होगा दोस्तों, वो स्टेप होगा हमारा मेन कंपोनेंट का। अच्छा जी, अब ये मेन कंपोनेंट मेरा क्या कर रहा है, मेन कंपोनेंट जो है ये है app.js। ये मेरा मेन कंपोनेंट मेरे बाकी के सारे कंपोनेंट्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मजीद आगे कर लेता हूँ। ये मेरा मेन कंपोनेंट मेरे बाकी के सारे कंपोनेंट के साथ कनेक्टेड है। क्लास में कोई आया है जी, दिस वन। आप मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेबसाइट है जिसके अंदर 5 पेजेस हैं। होम का पेज, ठीक है मान लीजिए, और अबाउट का पेज, और कॉन्टैक्ट का पेज, और टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज, एंड प्रोडक्ट्स का पेज। अब हमारे जितने पेजेस होंगे वो सारे के सारे बेसिकली, पहले हम HTML के पेजेस बनाया करेंगे करते थे, अब हम HTML के कंपोनेंट्स बनाया करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहले हम पेजेस बनाया करते थे, अब हम कंपोनेंट्स बनाया करेंगे। मतलब कि जितने हमारे पेजेस हुए टेक्निकली उतने ही हमारे कंपोनेंट होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक क्वेश्चन? आगे चलें? जी। यस ठीक सर। है, बाकी के दोस्त, मतलब कि
स्टेप 1 index.html, स्टेप 2 index.js, स्टेप 3 app.js, और उसके बाद बाकी के सारे पेजेस हमारे इस app.js से कनेक्टेड है। ये वाले पेजेस जितने भी हैं, ये सारे के सारे पेजेस हमारे app.js से कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई मसला मसाइल तो नहीं? ओके, अब मैं नहीं आपको सर। इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये है हमारी वो मेन फाइल जो कि स्टेप 1 की फाइल है। ठीक है, इसके अंदर जस्ट ये आईडी है, ये वाली। मैं दूसरे वाली एप्लीकेशन को बंद कर रहा हूँ। ये वाली आईडी है, ये वाली। ये प्रोसेस मेरा कनेक्टेड है मेरी सोर्स के अंदर मौजूद index.js के साथ। ठीक है, और ये मेरा प्रोसेस कनेक्टेड है हमारी सोर्स के अंदर मौजूद app.js के साथ। ये हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 है। हम ऐसा करते हैं, हम इस सारे के सारे फोल्डर को एक दफा डिलीट कर देते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ भाई सोर्स में आया, मैं कहता हूँ भाई ये सारा कुछ डिलीट कर दो। ये देखिए जी, सारी फाइलें डिलीट हो गई। ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। हाँ, index.html हमारी पड़ी हुई है, इसको भी डिलीट करना चाहो तो कर दो, लेकिन क्योंकि इसके अंदर है ही कुछ नहीं तो मैं इसको वैसे ही रख रहा हूँ। अब ये एप्लीकेशन हमने रन की हुई थी ऑलरेडी कहीं, वो थी ये, आप देख रहे हैं ये मुझे एरर आ गया है। उसने कहा भाई एप्लीकेशन तुम्हारी चल ही नहीं रही है, क्या करोगे इसका? ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप क्या था? index.html जो ऑलरेडी बना हुआ है। स्टेप 2 क्या है? index.js, बहुत इजी है। index.js, ये है जी मेरे पास स्टेप 2। अब इसके अंदर मुझे अपनी रिएक्ट को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मुझे कोई एरर तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं कुछ यहाँ पर लिखता हूँ कंट्रोल एस करके, तो वो देखो वो कह रहा है कि भाई एक्सपेक्टेड एंड असाइनमेंट और फंक्शन कॉल एंड इंस्टेड ऑफ द एक्सप्रेशन। वो कह रहा है कि भाई जो भी तुमने लिखा है ये इसका तो मैं पता ही नहीं है क्या है। मैं इसको बोलता हूँ भाई इम्पोर्ट रिएक्ट डॉम। ठीक है, यहाँ इसमें होता था इम्पोर्ट रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इम्पोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, दिस वन, ये देखो दिस वन, यहाँ पर मैं इसको क्लाइंट भी लिख देता हूँ। इसका इसकी स्ट्रेटेजी हम बाद में देखेंगे। अच्छा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं इससे पहले आपको एक छोटी सी कोई एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज ना समझ आई तो आप समझ लीजिए कि रिएक्ट, इससे अगला स्टेप आप रिएक्ट का ले ही नहीं सकते। अगर मैं यहाँ पर लिखूं भाई क्रिएट फर्स्ट एप्लीकेशन इन रिएक्ट, ठीक है, आपको सिंपली रिएक्ट की एप्लीकेशंस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंटरनेट पर मिलती रहेंगी। ठीक है, जैसे कि अंदाजा कर लीजिए, जैसे कि आपको एक ये तरीका यहाँ पर नहीं है, खैर हम कहीं और कुछ और देख लेते हैं। मैं कहता हूँ जी रिएक्ट W3 स्कूल्स। ठीक है, अच्छा रिएक्ट के लिए को फॉलो करने के लिए W3 स्कूल्स कोई अच्छी वेबसाइट नहीं है। इसके अंदर आपको रिएक्ट की कोई खास इन्फॉर्मेशन इतने अच्छे तरीके से दी नहीं जाती है, तो लिहाजा आपने इस तरह परेशान नहीं होना है। आप कोशिश करें कि मेरे लेक्चर्स को ही साथ साथ फॉलो करते रहे तो बेस्ट है। ठीक है, अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया है रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, और देखो उसने मुझे नीचे एरर भी दे दिया है कि भाई रिएक्ट को तुमने डिफाइन कर लिया लेकिन इसको इस्तेमाल कहीं नहीं किया। दूसरा मैंने आपको बताया कि मैं रिएक्ट, ओके, डॉम को इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम रिएक्ट डॉम में, और साथ में क्लाइंट लिख रहा हूँ बिकॉज मैं क्लाइंट साइड बना रहा हूँ अपनी। ठीक है, सेमीकोलन मैंने साथ नहीं लगाया, अगर लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं लगाना तो इट्स ओके, आपका अपना जो है कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद स्टेप 3 दोस्तों ये होता है, इन्होंने जो तरीका बताया हुआ है ये तरीका पुराना तरीका है, हम इसको प्रॉपर तरीके के साथ लेकर चलते हैं। स्टेप 3 दोस्तों ये है कि आप यहाँ पर, स्टेप 3 दोस्तों ये है कि आप यहाँ पर कांस्टेंट रूट लगाइए। ये इन्होंने रूट बनाया, और इज इक्वल टू ये जो ऊपर हमने इंपोर्ट करवाया था रिएक्ट राउटर डॉम को, आप अपने क्रिएट रूट के साथ इंगेज करते हैं। क्रिएट
रूट के साथ इंगेज कर दिया, ठीक है। अब क्रिएट रूट के साथ इंगेज करने के बाद यहां पर आपने अपनी आईडी दे देनी है, वो वाली आईडी जो सी आईडी यहाँ पर मौजूद है index.html में। ये असद भी हो सकती है, ये जैद भी हो सकती है, ये वेब एजुकेटर्स भी हो सकती है, ये जो भी है। मैं असद लिख देता हूँ और इस रूट के अंदर मैं असद को कॉल कर लेता हूँ, सिंपल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंड फाइनल राउंड क्या है कि मैंने रूट लगाना है, ये वाला रूट डॉट रेंडर लगाना है, और रेंडर के बाद मैं यहाँ पर h1 को कॉल कर लेता हूँ और मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। लेट्स सी। अच्छा, ये नीचे हमें एक वार्निंग शो कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई रिएक्ट को इंपोर्ट किया है तो आप इसको इस्तेमाल भी करो। फिल वक्त ये मेरे इस्तेमाल में नहीं आ रहा है तो मैं इसको फिल वक्त नहीं छेड़ता। मैं वापस आता हूँ। अच्छा जी, दिस वन। ओके। अच्छा जी। अच्छा, बेसिकली ना हमें इसको यहाँ पर, यहाँ की बजाय ना ये लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उस आईडी का नाम लिखना है रूट, ठीक है। अब दो तरीके हैं, या तो ये लिख दें, या इन्होंने इसको एक वेरिएबल में सेव करवा के लिखा हुआ है, ये लिख दें, लेकिन ये इन्होंने अंदर ही कंपोनेंट बनाया हुआ है तो इसलिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये देख रहे हैं आप, ये HTML यहाँ पर आ गया। अगर मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ से ये खत्म कर देता हूँ, रेंडर के अंदर से ये खत्म कर देता हूँ, तो ये देखो ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। मैं इसको जरा आराम से करता हूँ, यहाँ इस स्पेलिंग इसका ठीक कर देता हूँ, ये देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। स्टेप 1 क्या है, index.html जो ऑलरेडी हुआ था। स्टेप 2 क्या, 3 लाइनों का कोड करना है, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट, ओके। उसके बाद कांस्टेंट लेना है आपने, रूट को जो हम वेरिएबल बनाते हैं, आप कांस्टेंट की जगह लेट भी ले सकते हैं या वार भी ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ लेट भी ले सकते हैं जो हमने पहले भी लिए हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट भी एक वेरिएबल है, आप जो सा मर्जी ले सकते हैं। उसके बाद यही वाले रिएक्ट राउटर डॉम को कॉल डॉट रिएक्ट रूट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कौन सी, ये वाली। ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमने पढ़ा है ना सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर, याद है ना दोस्तों। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी याद है ना, पढ़ा है ना जी जावास्क्रिप्ट के जी। अंदर हमने। तो ये वही वाला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है। रिएक्ट सारी सादी जावास्क्रिप्ट को फॉलो करती है। डॉट क्रिएट रूट का मतलब क्या है कि ये जो रूट है आपका आपका इसको इसके साथ एक रूट बन जाए जो रूट इसको रन करे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो चलेगा, यानी कि इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पर स्ट्रिंग में हेलो दोस्तों, तो वो मेरा ब्राउजर के ऊपर प्रिंट होगा। यहाँ तक समझ आया? अभी तक हम दोस्तों स्टेप 2 तक पहुंचे हैं, अभी तक हम स्टेप 3 तक नहीं पहुंचे हैं। ये मेरा स्टेप 3 है। ये क्लियर है? चलें आगे, है दोस्तों? सर ये तो इंडेक्स डॉट जेएस सर क्या से चीज? कनेक्ट कर रहा है। क्या चीज, सॉरी। कनेक्टर इंडेक्स डॉट जेएस जो है ये से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जा रहा है, ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से इंडेक्स डॉट जेएस में आ रही है फाइल, या फिर जो मैं इसका। देखो ना, ये देखो जरा गौर करो आप गौर करो। मैं इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलता हूँ, आप देखो यहाँ पर आपको वो आईडी नजर आ रही होगी, आईडी डॉट असद नजर आ रही है ना। ये जी, कौन सी आईडी है? ये आईडी ये बेसिकली ये वाली एचटीएमएल आईडी वाली। है जो ये है। जितना भी जी आपका रिएक्ट का काम है इस डिव के अंदर आएगा और वो जी लेके आएगा इंडेक्स डॉट जेएस। सही। इंडेक्स डॉट जेएस से फाइल मारी, वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में गई, वहां से रूट के एग्जैक्टली, तौर पे। सही है। एग्जैक्टली, और आगे कंपोनेंट से भी ठीक है। सर ये एग्जैक्टली। जो तीन क्लियर? आगे हैं चलें। लाइनें, ये लास्ट। सर हम्म। सर जब भी आप कह रहे हैं कि ये रिएक्ट का काम करेंगे तो ये 3 लाइनें आपको ये मस्ट देनी है, तो मतलब जिस ये तरह हम मस्ट है, एचटीएमएल में करते कंपल्सरी है। थे, जिस हम्म। तरह बूटस्ट्रैप में सीडीएन फाइल एचटीएमएल में मस्ट होती है, इस तरह ये भी मस्ट है। एग्जैक्टली, ये तो मस्ट है ना, ये तो रन करेंगी आपकी जी एप्लीकेशन जी, को। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अब हम अपना पहला कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं, वो है हमारा स्टेप 3, फाइनल स्टेप हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन को सेट करने के लिए। मैं यहाँ पर आता हूँ,
और यहाँ पर मैं अपना पहला कंपोनेंट ऐप डॉट जेएस बना लेता हूँ। ये बना लिया। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ फंक्शन ऐप, ये लगाया, रिटर्न, और यहाँ पे मैं h1 हेलो वर्ल्ड ये लगा दिया। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल फंक्शन, याद है ना वो फंक्शन बनाते हैं जो सिंपल जावास्क्रिप्ट का, ये वही वाला फंक्शन है लेकिन इसके अंदर रिटर्न लगा हुआ है, कोई खास फर्क नहीं है। और नीचे मैं इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ठीक है, ये देखिए ये मेरा फंक्शन चल गया। हेलो वर्ल्ड मैं लिख देता हूँ, आई एम फर्स्ट कंपोनेंट, नाउ लेट्स सी दिस वन। अब मैं इस कंपोनेंट को इसके अंदर कॉल कर लेता हूँ इसी फाइल के अंदर। ये मेरा लास्ट स्टेप है। मैं कहता हूँ भाई इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप, और मैं इस ऐप को अपने HTML टैग के मुताबिक इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये देखो दिस वन, ये मेरी ऐप है, इसको इस्तेमाल। अच्छा जी, वो कह रहा है कि इंपोर्ट बॉडी टॉप, ये क्या मसला आ रहा है इसको। तो कह रहा है सबसे ऊपर इसको डिफाइन करेंगे 1 नंबर ये लाइन। तो इशू नहीं होना चाहिए। इंपोर्ट ऐप फ्रॉम डॉट ऐप टू टॉप, लेट्स सी। ओके, अच्छा बेसिकली वो कह रहा है कि हम इसको इधर भी डिफाइन कर सकते हैं, इधर भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये दोनों एक्चुअली एक ही कमांड्स हैं, जिस वजह से आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर डॉट रेंडर में यहाँ पर भी लिख सकता था। ये दोनों एक ही लाइन की कमांड है बेसिकली। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर ऐप डैश लिख देता हूँ। ये देखिए ये चल रहा है। अब आखिरी स्टेप था जो कि इस वक्त रन हुआ, और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आई एम फर्स्ट कंपोनेंट हेलो वर्ल्ड। देख रहे हैं आप। अब हो क्या रहा है, स्टेप 1 इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्टेप 2 इंडेक्स डॉट जी एस, एंड स्टेप 3 ऐप डॉट जी एस। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट जी एस एंड ऐप डॉट जी एस। क्लियर। आप लोग अगर रेगुलर क्लासेस लेंगे ना, क्लासेस मिस नहीं करेंगे। आप अंदाजा करिए, आपको रिएक्ट को कहीं और से देखने की सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट रेगुलर क्लासेस ही लेते रहे, आपको आ जाएगी। आप लोगों की क्लास के बच्चे जो है ना, वो क्लास मिस कर देते हैं, मिस नहीं करनी चाहिए क्लास। यहाँ तक कोई क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो ऑलरेडी बना था, इसको हमने छेड़ा ही नहीं, जस्ट एवं टेस्टिंग के लिए आईडी चेंज की, ना भी करते तो मसला नहीं था। उसके बाद हमने 3 लाइनें इंपोर्ट की, इंपोर्ट रिएक्ट राउटर डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम। दूसरा इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने कांस्टेंट रूट बनाया जिसमें रिएक्ट राउटर डॉम को कनेक्ट कर दिया हमारी एचटीएमएल के साथ। उसके बाद उसको रेंडर कर दिया। तीसरा हमने ऐप डॉट जेएस का एक कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर सिंपल सादा फंक्शन जो कि हम जावास्क्रिप्ट में भी बनाते हैं, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप कर दिया। आपने देखा होगा कि मैंने फाइल का नाम भी ऐप रखा है, फंक्शन का नाम भी ऐप रखा है, और उसको डिफाइन किया है। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किए तो भी इसको ऐप रखा है, क्या होगा, वो पहला वर्ड इसका कैपिटल आएगा हमेशा से। ठीक है, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर इसको इंपोर्ट करने के बाद इसको एज अ टैग आउटपुट ले लिया। रिएक्ट के अंदर क्या है कि रिएक्ट के अंदर आप अपने टैग्स मान लो कि खुद ही बनाते हो और खुद ही रिमूव करते हो। आपके जितने कंपोनेंट्स हैं वो एज अ टैग इस्तेमाल होते हैं। यहाँ तक इसका कोई क्वेश्चन है तो देख लीजिए, पूछ लीजिए। सर ये बस रिएक्ट डॉम का थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, ये किस काम का के लिए यूज होता है? बेसिकली ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है, मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था ना। तो रिएक्ट डॉम को छोड़ो, पहले जस्ट डॉम को समझो। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, डॉक्यूमेंट का मतलब वेब पेज, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल का मतलब जावास्क्रिप्ट हमारी ऑब्जेक्ट की बेस के ऊपर चलती है। तो रिएक्ट डॉम का मतलब है कि भाई जावास्क्रिप्ट के एनवायरनमेंट में रिएक्ट को चलाओ, सिंपल। रिएक्ट ठीक। डॉम आप समझ लो कि रिएक्ट का एनवायरनमेंट जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑन होता है। ठीक है, क्लियर है। जी क्लियर है। तो आज के लेक्चर्स के बाद हम डेली एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर किया करेंगे। तो आज का इंटरव्यू क्वेश्चन हम ये देख लेते हैं साथ साथ। इंटरव्यू क्वेश्चन दोस्तों ये है कि आप कल को इंटरव्यू देते हैं रिएक्ट के ऊपर, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये आपने फंक्शन ऐसे क्यों बनाया, आपने इसको एरो फंक्शन क्यों नहीं बनाया। तो पहला इंटरव्यू क्वेश्चन, फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 मैं इधर लिख देता हूँ। क्वेश्चन 1, फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन दोस्तों ये है कि भाई फंक्शन हम इसको
सिंपल फंक्शन के तौर पे भी बना सकते हैं। और अगर आपसे कोई पर्सन पूछ लेता है कि भाई आपने सिंपल फंक्शन क्यों बनाया, इसके अलावा आप कौन सा फंक्शन बना सकते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि वी कैन यूज एरो फंक्शन इंस्टेड ऑफ सिंपल फंक्शन ऑल्सो। दोनों में फर्क कोई भी नहीं है। एरो फंक्शंस बेसिकली लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट को फॉलो करता है। लाइक अगर मैं कांस्टेंट ऐप लिख देता हूँ, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, रिटर्न दिस वन, और यहाँ पर मैं अगर हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप लिख देता हूँ, तो आप ये देखो मेरी ये फंक्शन तब भी काम करेगा। ठीक, कैन यूज बोथ फंक्शंस, एरो फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम सादे फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम दोनों फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। एरो फंक्शन क्योंकि लेटेस्ट है तो मैं एरो फंक्शंस को ही लेकर चलूंगा। दूसरा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि भाई हाउ जो है कंपोनेंट्स कितने टाइप के होते हैं, मतलब के टाइप्स ऑफ कंपोनेंट क्या होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि भाई देर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन कंपोनेंट्स, फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है और क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है। फंक्शनल कंपोनेंट ये है जो हमने इस्तेमाल किया है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट पुरानी रिएक्ट में इस्तेमाल हुआ करता था जो कि अब इस्तेमाल नहीं होता। दैट्स इट, ये दो इंटरव्यूज क्वेश्चन है। मुझे बताइए यहाँ तक ठीक है, आगे पढ़ें या इतना बहुत है। आप लोग अगर क्लास को मिस नहीं करेंगे तो मुझे भी पढ़ाने का मजा आएगा। वहीद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर एक सवाल है, रिएक्ट जेएस बेटर रिएक्ट जेएस से। देखो नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस का पार्ट ही है। ठीक है, रिएक्ट जेएस को इस्तेमाल कर सकते हैं, नेक्स्ट जेएस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टारगेटेड टाइम से पहले रिएक्ट जेएस को पढ़ लेंगे, मैं आपको नेक्स्ट जेएस भी टीच करूंगा। ठीक है, तो अब तो ये है कि आप लोग क्या कितना उसको पढ़ते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन बता दीजिए। और अगर कोई यहाँ से आगे चलें या इतना बहुत है ये भी बता दीजिए। आगे थोड़ा पढ़ा दें, ये टाइम है तो। नहीं टाइम तो है मेरे 10। पास। मसला ये है कि अभी तो हमारी क्लास में है कोई 15-20 मिनट। मसला ये है कि आपको समझ आता है या नहीं आता। ये ना हो कि मैं ज्यादा लेसन कवर अप करवा दूं और आप लोगों को इसको समझने में मुश्किल हो, क्योंकि बाकी हम लोग इसको रिकॉर्डिंग में भी तो देखते हैं ना। बच्चे जैसे हमें सादिया, वकार अहमद, मुसव्विर, समझ आ गया है? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, आगे चलें। नो सर, इधर समझ आगे आ गई आगे। है। ठीक है, वेरी गुड। तो थोड़ा सा और मजीद आगे पढ़ लेते हैं अब। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई एप्लीकेशन मैं बना रहा हूँ। अच्छा, हम बनाएं क्या इसमें? हम CRUD सिस्टम पूरा बना लें कि वो एम्प्लॉई वाला ना हम मेरे ख्याल में बनाते हैं जब हम नोड पढ़ते हैं। ठीक है ना, हम CRUD सिस्टम इसमें बना लेते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? जैसे कि कल हम बात कर रहे थे ना, तो वो मिस कह रही थी कि भाई डिलीट भी हो, एडिट भी हो, क्रिएट भी हो, है ना। कल मैंने खोल के भी दिखाया था आपको नोड जेएस का प्रोजेक्ट, है ना। हम उस यस कैटेगरी का सर। बना लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, तो यस हम सर, यहाँ ठीक है। पर ऐसा कर देते हैं। अब टेक्निकली अगर हम CRUD सिस्टम बना रहे हैं तो हमारे पास कुछ जो है प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ चीजें होंगी। जैसे कि होम का पेज होगा, अबाउट का पेज होगा। CRUD में हम क्या रखें? स्टूडेंट्स रख लें। हाँ, स्टूडेंट्स रख लें, क्या रख लें? स्टूडेंट्स, ठीक। हाँ, स्टूडेंट्स बेस्ट स्टूडेंट्स रख रहेगा। लेते हैं। स्टूडेंट्स का पेज होगा और चौथा हमारा कॉन्टैक्ट का पेज होगा। ये चार हमारे पेजेस हो जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट को हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स या SDS, या स्टूडेंट स्टूडेंट नाम इस प्रोजेक्ट को दे देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारे चार प्रोजेक्ट चार पेजेस हैं तो टेक्निकली मैं यहाँ पर चार कंपोनेंट्स बनाऊंगा। ठीक है, दिस वन, यहाँ मैं एक फोल्डर बना लूंगा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। उसका नाम मैं रख देता हूँ कंपोनेंट्स। उसके अंदर पहला पेज मैं बना लेता हूँ home.js का। अब आपने कंपोनेंट का नाम का ख्याल रखना है कि पहला वर्ड उसका कैपिटल होना चाहिए हमेशा, और .js होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, पहला वर्ड इसका कैपिटल होना चाहिए, और दूसरा आपकी फाइल के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए नाम के अंदर। मैं यहाँ पर फंक्शन लिखता हूँ,
फंक्शन होम, ओके, और ये होम इस तरह। मैंने आपको बताया कि दो तरीके हैं फंक्शन के, बेशक आप इस तरह बना लीजिए, बेशक आप कांस्टेंट होम लिखें। अगर वहां पर एच कैपिटल है तो यहाँ पर भी आपने एच कैपिटल लिखना है, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। फिर उसके बाद रिटर्न H2, मैं लिख देता हूँ होम कंपोनेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर सर ये एक्सपोर्ट, इसको JSX की एक्सटेंशन में लिख सकते हैं, मतलब वो उसके वो हाँ कंपोनेंट्स मैं इस नेम। तरफ आता हूँ, अच्छा किया आपने मुझे याद करवा दिया। देखें आप लोग जितना जितना रिसर्च करेंगे उतना उतना जो है ना, एक और इंटरव्यू क्वेश्चन हम डाल देते हैं कि भाई व्हाट इज JSX। हाँ, इसका डिफरेंस नहीं पता मुझे। मैं बताता हूँ आपको, डिफरेंस कोई भी नहीं है, ये जस्ट बस हवा है। अभी मैं आपको बताता हूँ, होम डॉट JS, उसके बाद अबाउट डॉट JS, ठीक है। मैं यहाँ पर अगेन कांस्टेंट अबाउट इज इक्वल टू दिस वन, एंड यहाँ पर रिटर्न कर लेता हूँ H2 एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या बात है, अबाउट JS। उसके बाद अगेन स्टूडेंट्स डॉट JS, ओके, और यहाँ पर भी मैं स्टिल कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पर एक हमें एक एक्सटेंशन भी मिलती है आप लोगों को, मैं पहले आप प्रैक्टिस करें फिर आप लोगों को हिडन एक्सटेंशन भी बताऊंगा। रिटर्न, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको एक्सटेंशन भी। और उसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टूडेंट्स, ओके। अच्छा यहाँ पर ये क्यों नहीं आया, बेसिकली यहाँ पर अगर आपने स्टूडेंट्स लिखा है तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स लिखिए, दैट्स इट, ये हमारा हो गया। अच्छा जी, अब तीसरा क्वेश्चन जो कि जैद ने पूछा बड़ा अच्छा, कि भाई व्हाट इज JSX। आज रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट एंगुलर, रिएक्ट के आने से पहले HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं लिखा जा सकता था, ठीक है। जैद समझ रहे हैं आप कि रिएक्ट के आने से पहले HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं लिखा जा सकता था। रिएक्ट ने एक नई चीज मुतारिफ करवाई और उसने कहा कि भाई HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर भी लिख सकते हैं, और उसको उसने नया नाम दे दिया कि HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने को JSX बोलते हैं। यानी कि HTML, क्या कहेंगे इसको, राइटिंग ऑफ HTML, कोड ऑफ HTML into JS, HTML into JS file component in React is called JSX। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि भाई क्वेश्चन कि JSX क्या होती है। अब इसको आप JSX के भी जो है वो कंपोनेंट में लिख लें, या बेशक आप इसको सिंपल जावास्क्रिप्ट के एक्सटेंशन में लिख लें, अप टू यू है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के एक्सटेंशन ज्यादा सूटेबल है, इसलिए मैं इसको जावास्क्रिप्ट के एक्सटेंशन में ही लिख रहा हूँ। क्लियर, ये कंटेंट कॉन्टैक्ट दिस वन, रिटर्न H2 contact here, export default contact। तो यू कैन सी ये हमारे चार कंपोनेंट बन गए। अब मैं इन चारों कंपोनेंट को हमारे इस मेन कंपोनेंट के अंदर कॉल कर लेता हूँ। तो कॉल कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट होम, ये मेरा होम कंपोनेंट, होम कंपोनेंट मेरा इंपोर्ट हो गया, और ये मेरा कंपोनेंट। अच्छा अब यहाँ पर ना एक और मसला है, वो मसला ये है दोस्तों कि जब भी आप कभी भी रिएक्ट के ऊपर काम करें तो आपको अपने सारे के सारे कंपोनेंट को एक मेन डिव के अंदर बंद करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप, दैट इज द मेन डिव। अब इसके अंदर मैं अपने होम कंपोनेंट को कॉल करूंगा, तो यू कैन सी ये वर्क करेगा। मैं यहाँ पर आऊंगा, आप यहाँ पर देखिएगा, कहाँ गया हमारा रिएक्ट का, ये देख रहे हैं होम कंपोनेंट। इसी तरह मैं अबाउट कंपोनेंट को भी इसके अंदर कॉल कर लेता हूँ, मैं इंपोर्ट लिखता हूँ अबाउट कंपोनेंट, और मैं इसको एज अ टैग हैंडल कर लेता हूँ यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट। इसी तरह मैं स्टूडेंट के कंपोनेंट को भी यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है, एंड स्टूडेंट्स कंपोनेंट। इसी तरह मैं यहाँ कॉन्टैक्ट के कंपोनेंट को भी निकाल देता हूँ,
रिएक्ट देखो कितनी केस सेंसिटिव है कि वो आपको नीचे एरर दे देती है, भाई यहाँ तो रिएक्ट को जो इस पर डिफाइन किया उसको इस्तेमाल करो या इसको खत्म कर दो। मैं इसको बोलता हूँ भाई इस्तेमाल कर दिया, दिस वन एरर का चांस ही नहीं है। कितना इजी है, ये हमने 4 कंपोनेंट्स बना के इनको आपस में अटैच भी कर लिया है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है। क्लियर है दोस्तों? जी। ओके, बाकी के दोस्त क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? 3 इंटरव्यू क्वेश्चन हमने कवर अप किए हैं लेक्चर के दौरान। नेक्स्ट टाइम से क्योंकि हमारा कंप्लेंट जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो चुके हैं, तो कोशिश करनी है कि डेली मुझसे या वीकली कम से कम 3 क्वेश्चन या 4 या 5 इंटरव्यू क्वेश्चन तो लाजमी सीखें, ताकि कल को अगर आप लोग इंटरव्यू कहीं दें तो आपको काम आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, ये मस्ट आप लोगों ने रखने। एरो फंक्शन का इस्तेमाल और दूसरे सिंपल फंक्शन का इस्तेमाल, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट एंड जेएसएक्स। इसी तरह घरों अपने अपने घर से रिसर्च करके हैं और यहाँ तक की प्रैक्टिस लाजमी रखें। ये मैं कोड पुश कर देता हूँ गिटहब के ऊपर, आप लोगों को रिपोजिटरी मिली हुई है ऑलरेडी। मैं यहाँ पर गिटहब के कोड को पुश कर देता हूँ। ये रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स के लिए कितनी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए सिस्टम की? तो नॉन यार मॉड्यूल बहुत जरूरत नहीं है, ले मैंने आएगी। तो 4 GB रैम के ऊपर भी काम किया है बड़ी आसानी से। आई डोंट और थिंक सो कि ये बात एनी हार्डर की बात है। एसएसडी है अभी। क्या? मेरा बहुत स्लो हो गया है रिएक्ट पे ना, थोड़ा मैं आपको सिस्टम बताता हूँ स्लो। क्या होना। आपको अगर आप सिंपली बगैर किसी प्रॉब्लम के रिएक्ट पे काम करना चाहते हैं ना, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मेरे ख्याल में ये होनी चाहिए कि आपके सिस्टम में SSD हो और 8 GB रैम हो। ये 2 चीजें मेरे ख्याल में मस्ट हैं, होनी चाहिए। आठ इसके जीबी नीचे है जाएंगे रैम तो है, आपका लेकिन सिस्टम स्लो होगा। वो बहुत ही स्लो काम कर सकता नहीं, क्या हो गया इसमें। नहीं, आप SSD रिएक्ट लगी का हुई जब है? चलता है, हार्ड ड्राइव लगी हुई है 256 जीबी ना। नहीं नहीं, वो आप जब SSD लगवा लें, आपको फायदा होगा इससे। जी वो 8 GB तो रैम एनपीएम ना वैसे ही मस्त है, आजकल होनी चाहिए। और 8 GB रैम तो नहीं, 8 है मेरी रैम, 8 जीबी रैम है, लेकिन हार्ड भी नहीं 200 है, हार्ड ड्राइव है। और नहीं, दूसरा आप ये ना है कि SSD लगवाइए। आम चलता है, री चलता है, रिएक्ट का जब प्रोजेक्ट चलता है उसका बहुत स्लो हो जाता है। और जब रन होता होगा ना तब इशू आता होगा। जी। सिस्टम में कोई नोट एंटीवायरस तो नहीं है सर? एंटीवायरस तो वो विंडोज का है, मैक कैफे के नाम से। नहीं, अगर तो विंडो कोई एक्सटर्नल एंटीवायरस है ना, बेशक विंडोज वालों का ही है, तो आप उसको उड़ा दें। तो आपका बेहतरी आ जाएगी उसमें। ठीक है, प्लस अपना SSD को लगवा लें तो बेहतर हो जाएगा। सही। ठीक। ठीक है, क्लियर? कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ लीजिए। जी काशिफ भाई, क्वेश्चन है आपका? हाँ जी सर, मुझे काइंडली ये टर्मिनल कमांड काइंडली बता देंगे दोबारा से प्लीज, मैं स्किप कर गया था इसको। कौन सी वाली? कौन सी वाली? टर्मिनल रिएक्ट कमांड जो है, इंस्टॉल करने? नहीं रेट को इंस्टॉल कर प्रोजेक्ट को जो वो उस पर बिल्ड करने की जो होती है हाँ वही ना। कोड के ऊपर। नोड जेएस आपने इंस्टॉल कर ली काशिफ भाई? जी नोट भी हो गया और रिएक्ट भी ऐप ये भी इंस्टॉल कमांड हो गई क्या है। है? रिएक्ट क्या है? वो कमांड है रन करने की, npm start। पहले अच्छा प्रोजेक्ट को ये ओपन करना है, उस प्रोजेक्ट के अंदर टर्मिनल खोलना है आपने। स्टार्ट। अच्छा मेरे को npm फाइल का start प्रॉब्लम करेंगे आ तो ओपन। अच्छा, क्या चीज? सॉरी। तो फाइल का प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर, वो कह रहा है कि प्रोग्राम फाइल में नोट जेएस nps ps1 कैन नॉट बी लोडेड। वो वो मुझे नोड नहीं होगा इनका। नहीं, आपने नोड जेएस को इंस्टॉल किया हुआ है काशिफ भाई? जी नोट जेएस को इंस्टॉल किया था मैंने, कल आपको शेयर किया था ना, उसमें आप भी एरर आया थे, दोबारा से करना होगा। आप मुझे ये बताइए कि आपने टर्मिनल उस फोल्डर के अंदर ही खोला हुआ है जिस फोल्डर के अंदर रिएक्ट है, मतलब कि रिएक्ट वाले जी फोल्डर बिल्कुल। के अंदर खोलना है आपको? जी जी उसी फोल्डर में जिसमें ऐप क्रिएट हुई है, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? उसी ऐप के अंदर। जी जी प्लीज। हाँ करिए शेयर। ओके, लेट्स सी द एरर। ओके, स्क्रीन शेयर करिए, देख लेते हैं। अगर किसी और का भी कोई मसला मसाइल आए तो पूछ लिया करें, लेकिन साथ साथ काइंडली अगर अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो साथ साथ लेकर चलें, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। मैं आगे चला जाऊंगा। रिएक्ट को के बाद हम, अगर जल्दी आप लोगों ने रिएक्ट पढ़ ली तो हम इंशाल्लाह नोट भी ले जाएंगे। अच्छा जी, करें यहाँ पर npm स्टार्ट। इसका फोल्डर तो दिखाएं मुझे, ये फोल्डर कहाँ है इसका? इसका फोल्डर ये मेरा डी में ही पड़ा भाई, ये आप डी।
दिखाएं मुझे, वो फोल्डर दिखाइए, और ना अपने इंटायर स्क्रीन शेयर करें। आपका जस्ट ये नोट शेयर है, इसका VS कोड शेयर है, वो फोल्डर दिखाइए। अभी आ जाते हैं, हो जाएगा, पता लग जाएगा। हम्म ये फोल्डर ये है, शेयर ये डी में केस ठीक है, इसमें शेयर किया दिखाएं है, जरा। और ये इसी में नहीं, ही आपके मैंने नेट इंस्टॉल नहीं हुई ठीक से। इंस्टॉल नहीं सही थी। अच्छा, हाँ, ये वो फुल स्टैक, वो जो आपने 12 वाला फोल्डर है उसको ओपन करिए एक दफा प्लीज। वो ऊपर आपको शो हो रहा है ना, ये पब्लिक वॉल्यूम वाला खुला के हुआ साथ है, इससे लिखा हुआ। पीछे वाला हाँ, ये पब्लिक जी वाला ये खुला हुआ है। हाँ, यहाँ पे इसके अंदर खुला नहीं। CMD ओपन करें, यहाँ पर CMD ओपन करें, वो ऊपर सबसे ऊपर लिखें यहाँ पर CMD। हाँ हाँ, इसको मैं बंद कर लूँ फिर इसको पहले। हम्म। यहाँ पर npm स्टार्ट करें, चल जाएगा। ठीक, बहुत बात ऐसा होता है, यहाँ पर एक दफा रन कर लें, फिर VS कोड में भी रन होने लग जाएगा टर्मिनल के अंदर, क्योंकि हम लोग विंडोज इस्तेमाल करते हैं ना। PM विंडो एक्चुअली कोड, सिमिलरली जो कोड सही चलता है ना, वो ubuntu के अंदर या मैक के अंदर चलता है। विंडोज भी ठीक है, लेकिन क्या है कि चीज़ों को थोड़ा सा लोड करना पड़ता है, विंडोज यूजर फ्रेंडली है, जरा आसान है, किसी अच्छी को बात है। पॉलिसी नहीं, मेरे ख्याल से उसमें कुछ विंडो की प्रॉब्लम आ रही है मुझे। दिखाएं मुझे, वो माइक्रोसॉफ्ट एरर दिखाएं ना मुझे, अभी तो नजर ही नहीं आ रहा। ये आपके लिनक्स पे काम कर रहे कौन, मैं? हैं जी? नहीं, मैं क्लास, वैसे मैं लिनक्स पे काम करता हूँ, क्लास में विंडो वाले पे पढ़ाता हूँ। ये सर ये आ रहा है। रिकॉर्डिंग का मसला आता है। नहीं, आपने, मैंने आपको बोला था कि आप CMD के अंदर ओपन करें ना, CMD के अंदर, इसके अंदर ना ऑन करें। CMD के अंदर विजुअल स्टूडियो को नहीं ऑन करना है मैंने। नहीं नहीं, VS स्टूडियो को नहीं ऑन करना ना, CMD के अंदर अच्छा बस npm स्टार्ट लिख के देखें, वहां चलेगा। अच्छा अच्छा, npm start। अगर फिर से ये ना चले, फिर आप अपनी जो है नोड को एक दफा दोबारा इंस्टॉल करिएगा। चलें ठीक है, मैं इसको कर लूँ। ठीक है और सर, ये थैंक यू। वैसे CMD के अंदर इंस्टॉल करें एक दफा, जी जी। ऑन कर। सिस्टम आपने डुअल बूट किया हुआ अपना लिनक्स के लिए, वो बढ़ जाता है। नहीं, मेरे पास दूसरा सिस्टम, ये तो विंडोज का सिस्टम है, ये भी अच्छा चलता है, लिनोवो का है, M2 लगा हुआ है इसमें।